बिहार में नीतीश कुमार ने जिस दिन पलटी मारते हुए भाजपा को धोखा दिया था और सत्ता के लिए महागठबंधन की पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट से जा मिले थे, भाजपा ने उसी दिन से जेडीयू के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर मोदी और शाह के युग में भाजपा हर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। भाजपा ने अपना पहला हमला अरुणाचल प्रदेश में किया था और जेडीयू के एकमात्र बचे विधायक को तोड़ते हुए पार्टी में मिला लिया था। और अब अपने दूसरे हमले में भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ और बड़ा खेला करते हुए मणिपुर में उनकी पार्टी को लगभग खात्मे की ओर धकेल दिया। राज्य में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसी के साथ प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर अब 37 पहुंच गई है। विधायकों की ओर से यह कदम पिछले महीने बिहार में भाजपा और जेडीयू के रास्ते अलग अलग होने के बाद उठाया गया है। यहाँ यह चर्चा पहले से ही थी कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के अलग अलग रास्ते पकड़ने के बाद जेडीयू मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने की योजना बना रही है। लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने खेल कर दिया। देर रात इस राजनीतिक गतिविधि ने मणिपुर और बिहार दोनों जगह सियासी भूचाल ला दिया। एक तरफ जेडीयू इसे असंवैधानिक बता रही है तो भाजपा खुले दिल से उन विधायकों का स्वागत कर रही है। मणिपुर विधानसभा के सचिव के मेघजीत सिंह ने कहा कि जेडीयू के 5 विधायकों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इसे स्वीकार किया गया है। जेडीयू के लिए मणिपुर से बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 38 में से 6 सीटें जीती थी। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष टीएच सत्यव्रत सिंह ने जेडीयू के 5 विधायकों केएच जॉयकिशन, एन सानाते, मोहम्मद अचबुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक एएम खाउटे और थंगाजम अरुण कुमार के भाजपा में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी तक इन विधायकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जेडीयू के लिए ये न सिर्फ एक बड़ा झटका है, साथ ही पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत है। 5 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद लिलोंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर 60 सदस्यों के सदन में जेडीयू के अकेले विधायक बच गए हैं। गौरतलब है कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार में नीतीश कुमार ने एक झटके में एनडीए से अलग होकर फिर महागठबंधन के साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इसके बाद दिल्ली से लेकर पटना तक भाजपा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी और जेडीयू को सबसे पहला झटका अरुणाचल प्रदेश में दिया। और अब मणिपुर में भाजपा ने बिहार का बदला लेते हुए जेडीयू को मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पटकनी दे दी है। जेडीयू जरूर कह रही है कि संविधान के खिलाफ है और विधायकों का भाजपा में शामिल होना स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मणिपुर विधानसभा के सचिव अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। ऐसे में जेडीयू के पास ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। बता दें कि इसी साल फरवरी मार्च में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पहले नंबर पर भाजपा थी जिसके खाते में 32 सीटें आई थी। दूसरे नंबर पर नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसने 7 सीटें जीती थी। परिणाम के बाद जेडीयू ने पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करने और लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर मचा घमासान, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद इस्तीफों की झड़ी। कांग्रेस का संकट अब की बार बेहद बड़ा है, इतना बड़ा कि लगातार रसातल में जा रही कांग्रेस को ये कई राज्यों से हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। और इन राज्यों में प्रमुखता से शामिल है जम्मू और कश्मीर। यहाँ कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की मानो झड़ी सी लग गई है। कांग्रेस की मुश्किलें इस कदर बढ़ रही हैं कि राज्य में ढूंढने पर भी शायद कोई कांग्रेसी नेता न मिले। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर से 20 और कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीते 12 में से 11 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। यही नहीं, आजाद के समर्थन में विधायकों, पूर्व संसद सदस्य, 1 उप मुख्यमंत्री, 7 पूर्व मंत्रियों सहित 15 पूर्व विधायक, बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थान के सदस्य, नगर निगम पार्षद और राज्य भर के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं सहित 65 नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। जानकारी के मुताबिक इस्तीफा देने वाले सभी 20 सदस्य जम्मू उत्तरी क्षेत्र की जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। इन सभी ने पार्टी के नेता राजेंद्र प्रसाद के साथ इस्तीफा दिया। प्रसाद नौशेरा राजौरी के मास्टर बेलीराम शर्मा के लड़के हैं। आजाद की तरह उन्होंने भी अपना इस्तीफा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है।
साथ ही उन्होंने भी पार्टी में मंडली सिस्टम पर सवाल उठाया है। प्रसाद ने लिखा है कि आज पूरी पार्टी पूरी तरह से जी हुजूरी करने वाले पैरासूट से यहां पहुंचने वालों से घिर गई है। इसके चलते पार्टी आम जनता के दुख और तकलीफों से दूर होती जा रही है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने अगस्त में कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर कई सवाल उठाए थे। आजाद का इस्तीफा हालिया समय में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनसे पहले हिमाचल प्रदेश में जहां की चुनाव होने वाले हैं, आनंद शर्मा ने भी अहम पदों से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से ही कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। आजाद ने जिस दिन से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से कश्मीर में कांग्रेस हर रोज अपने खात्मे की तरफ कदम बढ़ाती जा रही है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने सोनिया गांधी को साझा इस्तीफा भी लिखा था। सभी नेताओं ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा देते हुए कहा था कि हम गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। इस्तीफे में बताया गया है कि कैसे पार्टी को लीडरशिप का संकट झेलना पड़ रहा है। इस्तीफे में लिखा है कि हाईकमान जिस तरह से काम कर रहा है, उससे पार्टी तबाह हो गई है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बड़े नेताओं का इस तरह लगातार इस्तीफे देना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है और ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास घट रहा है। वो भी कांग्रेस की बेहद अहम भारत जोड़ो यात्रा से पहले ऐसा होना पार्टी के लिए बेहद घातक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिमी बंगाल के पशु तस्करी घोटाले में जेल में बंद बाहुबली टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अनुव्रत मंडल के खिलाफ नए पुख्ता सबूत तो मिल ही रहे हैं, साथ ही जांच एजेंसी को उनके अकूत खजाने के बारे में भी पता चल रहा है। मजे की बात यह है कि इस खजाने का लिंक पशु तस्करी घोटाले से भी जुड़ रहा है। ताजा खुलासे में अनुव्रत मंडल, उनकी दिवंगत पत्नी, बेटी, अंगरक्षक व करीबियों की 162 चल संपत्ति का पता चला है। इनमें बहुत सी राइस मिलें भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अनुव्रत की 24, उनकी बेटी सुकन्या मंडल की 26, दिवंगत पत्नी छाया मंडल की 12, अंगरक्षक सहगल हुसैन की 47, करीबी माने जाने वाले विद्युत बरण गाइन की 32 व कमलकांत घोष और उसके परिवार की 18 संपत्तियों का पता चला है। मुख्य रूप से बीरभूम जिले के बोलपुर व इलम बाजार, मुर्शिदाबाद के डोमकल व जालंगी व कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में इन संपत्तियों का पता चला है। साल 2014 से 2018 के बीच ये संपत्तियां खरीदी गई हैं। गौरतलब है कि यही वो समय है जब मवेशियों की धड़ल्ले से तस्करी हुई थी। अधिकांश संपत्ति नगद में खरीदी गई हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की अनुव्रत मंडल की राइस मिलों पर भी विशेष नजर है। वहीं जांच एजेंसी को यह भी खबर मिली है कि अनुव्रत की भोले बम व शिवशंभू राइस मिलों में सरकारी धान तो लिया गया, लेकिन उसे प्रोसेस्ड कर चावल तैयार करके सरकार को नहीं लौटाया गया और इसकी एवज में करोड़ों रुपए का बिल भी बनाकर दिया गया। ये दोनों राइस मिलें राज्य के खाद्य विभाग में सूचीबद्ध हैं। सीबीआई के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने इस मामले में बीरभूम के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ऑफ फूड एंड सप्लाई को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। सीबीआई ने जानना चाहा है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर आज तक दोनों चावल मिलों की तरफ से सरकार से कितना धान लिया गया, राज्य सरकार की ओर से आज तक इस बाबत कितने रुपए का भुगतान किया गया और किस तरह से किया गया। राज्य सरकार की ओर से चावल मिलों को जिस राशि का भुगतान किया गया था, क्या उसका टीडीएस काटा गया था। दोनों चावल मिलों के मालिकाना हक से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां भी सीबीआई के पास जमा करने को कहा गया है। सीबीआई को इस मामले में खाद्य विभाग की तरफ से अनियमितता बरते जाने के सबूत मिले हैं। आने वाले दिनों में इसे लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों से पूछताछ भी की जा सकती है। गौरतलब है कि अनुव्रत की ज्यादातर चावल मिलों से उनकी बेटी सुकन्या जुड़ी हुई है। वहीं इससे पहले अनुव्रत मंडल की 2010 में अदालत में हुए एक विस्फोट मामले में पेशी हुई। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की मुश्किलें इस मामले में भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में बुरी तरह से घिरी ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर से हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ममता बनर्जी की कोई भी दलील न सुनते हुए कहा कि भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी शासनकाल में हुई शिक्षकों की भर्तियां रद्द हो सकती हैं। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच कराने के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने एकल पीठ को जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई द्वारा जांच कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि मामले में धन के लेन देन की जांच जरूरत पड़ने पर की जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल बोर्ड से चुनिंदा रूप से एक अतिरिक्त अंक का लाभ पाने वाले 269 लोगों को उनकी नौकरी से हटाने का एकल पीठ का आदेश एकल पीठ के समक्ष मामले के निपटारे तक बरकरार रहेगा। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई सक्रिय हो गई है।
कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की एक टीम ने प्राथमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने कार्यालय पर छापा मारा। टीम ने आवश्यक दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच अब शिक्षकों तक भी पहुंच गई है। टीएमसी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हुए शिक्षक भर्तियों के तहत नौकरी कर रहे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अगर कोई घपला मिलता है तो उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा और इसका असर उनके वोट बैंक पर भी पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने उन सभी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जानकारी मांगी है जिनकी भर्ती वर्ष 2011 या इसके बाद हुई। पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड से ये डिटेल मांगी गई है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने सभी जिलों के प्राइमरी स्कूल काउंसिल को 2 दिन के अंदर भर्ती होने वाले सभी शिक्षकों की डिटेल सबमिट करने के लिए पत्र लिख दिया है। इसमें टीचर्स के नाम, पता, टीईटी रोल नंबर और जिस प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिली ये सभी डिटेल्स होंगी। गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी दोनों अरबों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। इस मामले के खुलासे ने पूरे देश को हिला दिया था। घोटाले के आरोप में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से ईडी ने 50 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की ज्वेलरी बरामद की थी। यही नहीं, इस मामले में टीएमसी विधायक और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन माणिक भट्टाचार्य से भी ईडी ने पूछताछ की गई थी। और इसी साल की शुरुआत में भर्ती घोटाले में उनकी मिलीभगत पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें चेयरमैन के पद से हटाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भाजपा ने मणिपुर में नीतीश कुमार को झटका दिया तो पूरी की पूरी जेडीयू हिल गई। ललन सिंह आपे से बाहर हो गए। नीतीश कुमार को कहने लगे जो बिहार ने देखा है अब वो देश भी देखेगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की जितनी जल्दी जेडीयू या फिर खुद नीतीश कुमार को नहीं है, तेजस्वी यादव सहित दूसरे सहयोगी नेताओं को उससे ज्यादा जल्दी मची है। अब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की बात कह दी। सहयोगियों की इस जल्दबाजी के पीछे की सियासत क्या है, इसका सही जवाब तो लालू प्रसाद ही दे सकते हैं, जो पर्दे के पीछे से मदारी की तरह नीतीश कुमार को नचा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी सिकुड़ती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के बाद भाजपा ने मणिपुर में भी जेडीयू का सफाया कर दिया। इस्तीफा देने वाले विधायक नीतीश कुमार से इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा। संकेत साफ है कि ऐसा ही बिहार के कई विधायक भी सोच रहे हैं और उन्हें बस मौके का इंतजार है। लेकिन इन सब से दूर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री इन वेटिंग बनने को बेकरार हैं। यह बात उनकी जुबान पर तो नहीं, लेकिन उनका अंदाज साफ साफ संकेत दे रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। 2024 में हम ही नीतीश को पीएम बनाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त तो हम चूक गए थे। आज फिर वक्त आ गया जब हमें मौका मिल रहा है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार को हम 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। अब मांझी का बयान जेडीयू की उस रणनीति से मैच खाता है जहां पर नीतीश को लगातार बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, विरोधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के नाम पर विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है। जदयू कार्यालय में 3 दिनों तक चलने वाली राज्य कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार निरीक्षण करने जदयू कार्यालय पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक की तैयारियों को देखने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है सभी लोग देख रहे हैं और सभी जानते हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भाजपा मुक्त भारत, यह नारा तो कांग्रेस जमाने से लगा रही है। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक, के चंद्रशेखर राव से लेकर अखिलेश यादव तक, और अब नीतीश कुमार भी इसी लाइन में है। हालांकि यह नारा तो ठीक है, लेकिन कोई बताए तो यह कि कौन आगे होगा जो इस नारे को हकीकत में तब्दील करेगा। देश की जनता किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं जाने वाली, लेकिन नीतीश कुमार के अरमान ताजा ताजा जागे हैं। इसलिए पोस्टर, बैनर
से इशारेबाजी तक सब कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सब करने भर से वे भाजपा मुक्त भारत कर पाएंगे? जब तक नीतीश कुमार कुछ करें, भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को जेडीयू मुक्त कर दिया। अब भाजपा के निशाने पर बिहार है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने राडार पर लेते हुए कहा कि मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हुए। राज्य जेडीयू मुक्त हो गया है। वे विधायक एनडीए में बने रहना चाहते थे। बहुत जल्द हम बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन को तोड़ देंगे और राज्य को जदयू मुक्त कर देंगे। होर्डिंग और पोस्टर लगाकर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। मणिपुर में जेडीयू को भाजपा ने तगड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार के 6 में से 5 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस राजनीतिक घटना ने मणिपुर और बिहार में सियासी भूचाल ला दिया। जेडीयू इसे असंवैधानिक बता रही है, तो वहीं भाजपा ने खुले दिल से जेडीयू के बागी विधायकों का स्वागत किया। पटना में जेडीयू की 2 दिनों की मेगा बैठक चल रही है। नए नए होर्डिंग्स और पोस्टर से जेडीयू ऑफिस पटा हुआ है। सोनिया गांधी से मिलने का नीतीश कुमार प्रोग्राम बना चुके हैं। इन सब के बीच सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हुए। राज्य जेडीयू मुक्त हो गया है। बहुत जल्द हम बिहार में भी ऐसा ही करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया कि इन लोगों ने महाराष्ट्र में जो किया है उसका भी असर देश भर में हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो किया है उसका भी असर हुआ है। दिल्ली में जो करने की कोशिश की उसका भी प्रभाव है। झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर होगा। उनकी ये सारी कार्रवाई बताती है कि वो बौखलाहट में हैं, वो घबराए हुए हैं। 2024 को लेकर उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। बिहार के नस नस में राजनीति है। यहाँ कुछ नया नहीं होगा। हमारी पार्टी में एक एजेंट को लेकर काफी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। टीएमसी सांसद ने ममता बनर्जी के खिलाफ इतने गोले दागे कि पूरी पार्टी में तहलका मच गया। टीएमसी के बड़े बड़े नेता बगले झांकने लगे। इसके पीछे वजह भी है कि जिस सांसद ने इतने खुले तरीके से पूरे पार्टी पर सवाल उठाए वो मामूली राजनेता नहीं है, बल्कि टॉप ब्यूरोक्रेट रह चुका है। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार पूरे फॉर्म में है। एक बार जब वे बीजेपी से खफा हुए थे तब 4 महीने पहले ही प्रसार भारती के सीईओ पद से रुखसत हो गए थे। अब उनके निशाने पर टीएमसी है, जिसे वो सड़ा गला बता चुके हैं। उनके तेवरों से खुद ममता बनर्जी सकते में हैं और पार्टी में कोहराम मचा हुआ है। जवाहर सरकार का कहना है कि उनकी पार्टी का एक हिस्सा पूरी तरह सड़ गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का 2024 में मुकाबला नहीं किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि उनके परिवार के लोगों और दोस्तों ने कहा है कि टीएमसी नेताओं पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी अनुब्रत मंडल के साथ पूरी ताकत से खड़ी हैं। आखिर कोई तो वजह होगी। जवाहर सरकार के बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस में हलचल मच गई है। पार्टी पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में विरोधी दल के निशाने पर है। ऐसे में अपने ही सांसद के बागी तेवर ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा है। पार्थ चटर्जी मामले में उनकी नजदीकी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद नकदी का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा कि यह उनके लिए बेहद शर्मनाक क्षण था। उन्होंने कहा कि आप 2024 में ऐसे तत्वों के साथ भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पार्टी का एक हिस्सा पूरी तरह सड़ चुका है। इन सड़े हुए तत्वों को निकाल बाहर करना वक्त की मांग है, नहीं तो वो पूरे संगठन को खराब कर डालेंगे। जवाहर सरकार आईएएस अफसर रह चुके हैं। उनको ममता बनर्जी ने यह सोचकर राज्यसभा में भेजा था ताकि इससे पार्टी का चेहरा बदलेगा। लेकिन जवाहर सरकार ने जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही आवाज उठाई है, उससे लगता नहीं कि वो अब चुप बैठने वाले हैं। कठिन दौर से गुजर रही तृणमूल में इस तरह के बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी टूटेगा। ममता के एक और सांसद सौगत राय ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वो हमसे खुश नहीं हैं तो क्यों राज्यसभा की सीट पर जमे बैठे हैं। उन्होंने जवाहर सरकार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। दोनों के बीच स्कूल शिक्षा और विकास को लेकर जबरदस्त ट्विटरवार चल रहा है। केजरीवाल भले ही दिल्ली में अपने कार्यकाल में कोई नया स्कूल नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल से तुलना करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज किया था कि दिल्ली जैसी शिक्षा की व्यवस्था असम में कहीं नहीं है और अगर है तो हिमंता बिस्वा शर्मा वो स्कूल दिखा दें। इसके जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल को ट्विटर पर टैग कर स्कूल का वीडियो शेयर करते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा, जब तक मजबूर न किया जाए हम चुपचाप काम करना पसंद करते हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में हमने चाय बागान श्रमिकों के बच्चों के लिए 100 माध्यमिक विद्यालय बनवाए हैं, 100 और पाइपलाइन में हैं। चाय के बागान असम के सुदूर इलाकों में स्थित है। इन बुनियादी ढांचे और प्यारे बच्चों को देखें।
हेमंता बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल को टैग करते हुए शिक्षा क्षेत्र में विशेषकर चाय बागानों के लोगों के लिए किए गए अपनी सरकार के कामों को बताया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब गुवाहाटी में असम सरकार ने 34 स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। ये वो स्कूल बताए गए जहां साल 2022 हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा में एक भी छात्र पास नहीं हुआ। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, यह कोई समाधान नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि स्कूल बंद करने के बजाय स्कूल को सुधार कर पढ़ाई ठीक कीजिए। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि आपको टिप्पणी करने से पहले अपना होमवर्क करना चाहिए। असम सरकार ने 8,610 नए स्कूलों की स्थापना की है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आगे सीएम केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में कितने स्कूल बनाए। मैं आपको हमारे मेडिकल कॉलेजों में ले जाऊंगा जो आपके मोहल्ला क्लिनिक से 1000 गुना बेहतर हैं। इसके बाद दोनों के बीच लगातार ट्विटर वार चल रहा है। बीते कई दिनों से दोनों राज्यों के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा था, उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता सर्वोच्च है। हम करते हैं और डींग नहीं मारते। दिल्ली की तुलना में पर्यावरण की दृष्टि से छोटा राज्य होने के बावजूद असम में 21 अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का निर्माण 6 पूर्ण 3 इस वर्ष पूरा किया जाना है। वहीं शर्मा द्वारा शेयर किए गए अभी के वीडियो में दावा किया गया है कि असम में एक मजबूत स्कूल शिक्षा प्रणाली है जिसमें 44,521 स्कूलों में 2 लाख से अधिक शिक्षक 65 लाख से अधिक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा कुल 1,18,000 मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता भी रखे गए हैं। वीडियो में कहा गया है कि चाय बागान श्रमिकों के बच्चों के लिए इस शैक्षणिक सत्र में जहां 100 माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं, वहीं 100 अन्य स्कूल और 10 कॉलेज परियोजना की तैयारी के चरण में हैं। इसमें अंत में कहा गया कि हम चुपचाप गुणवत्ता प्रदान करना पसंद करते हैं। बहरहाल दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही जुबानी जंग में दोनों ही एक दूसरे को अपने राज्य का दौरा करने और किए गए विकास कार्यों को देखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के ताजा ट्वीट के बाद केजरीवाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं और उनकी बोलती बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और गुजरात भाजपा का दशकों से गढ़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी से इन चुनावों में भाजपा को हराने के ख्वाब देखने लगे हैं। वो बात अलग है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए झटके भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले राज्य में बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हुए और अब आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के लिए ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात मुखिया गोपाल इटालिया के खिलाफ सूरत के उमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। गोपाल इटालिया पर एक रैली के दौरान गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल और मंत्री हर्ष संघवी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। गोपाल इटालिया पर यह मुकदमा भाजपा कार्यकर्ता और ज्वेलर कारोबारी प्रताप भाई जीरावाल ने दर्ज कराया है। प्रताप भाई ने इस बारे में कहा है कि गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल को पूर्व बूट लेकर कहने और बीजेपी को गुंडों की पार्टी कहने के साथ ही हर्ष संघवी को ड्रग्स संघवी कहने को लेकर उमरा पुलिस थाने में धारा 469, 500 यानी मानहानि, 504, 505 A के B के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच सूरत की क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी गई है। वहीं आप नेता ने अपने ऊपर दर्ज मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे लेकिन ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरह की FIR से मुझे डर नहीं लगेगा और किसी भी दबाव के आगे मैं नहीं झुकूंगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के 31 अगस्त को गुजरात दौरे से पहले भाजपा और आप कार्यकर्ताओं के बीच सूरत में हाथापाई की खबरें सामने आई थी। इस घटना के बाद गोपाल इटालिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घायल करने का आरोप लगाया था। इस दौरान बयान देते हुए प्रदेशाध्यक्ष गोपाल इटालिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को बूटलेगर और गृह मंत्री हर्ष संघवी को ड्रग्स संघवी कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद भाजपा की ओर से भी बयानबाजी की गई थी और अब केस दर्ज करवाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के मद्देनजर जोर शोर से अभियान चला रही है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गुजरात को लेकर कई ऐलान कर चुके हैं। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसमें कर्ज माफी से लेकर खेती के लिए दिन में 12 घंटे बिजली देने का वादा भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात में उनकी सरकार बनी तो वो हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।